गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। अब बच्चों, जैसा कि एग्ज़ाम का समय चल रहा है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो 5 मॉडल सेट है जैक के द्वारा जारी किया गया, जो उसका 2 सेट ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर ही दिया है और तीसरा सेट जो आज मैं कंप्लीट करवाऊँगा आप लोगों को। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और कौन कौन से प्रश्न में कौन कौन सी बातें पूछ रहा है इसको पहले समझिए, ताकि आसानी से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, सवाल में क्या कहता है कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है इकोनॉमिक्स की। दूसरा प्रश्न, एक उत्पादन संभावना वक्र प्रत्येक बिंदु, है ना, एक उत्पादन संभावना वक्र की या का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे ये उत्पादन संभावना वक्र है, ये एक्स, ये वाई अक्ष 0, है ना। उत्पादन संभावना वक्र का ये ज़्यादा है, ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो और 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 बढ़ेगा, और 0 हो जाएगा तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, प्रत्येक बिंदु है। ये क्या है, प्रत्येक बिंदु है। ठीक है ना, यही है प्रत्येक बिंदु। तो उत्पादन संभावना वक्र का जो प्रत्येक बिंदु है क्या प्रदर्शित करता है। क्या संसाधनों का विकास, बिल्कुल नहीं। संसाधनों का अपव्यय, अपव्यय तो कभी करेंगे नहीं, जब भी करेंगे हम पूरा फुल उसका उपयोग करेंगे। आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन या आर्थिक विकास, आर्थिक विकास नहीं बल्कि इसका ऑप्शन सी होगा, आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। जो भी मेरे पास संसाधन होंगे, ठीक है, उस संसाधन का बिल्कुल पूर्ण उपयोग करेंगे, कुशल उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब है ये बिंदु या फिर ये बिंदु या फिर ये बिंदु हो, ये क्या दर्शा रहा है, आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, कि अपने संसाधन के अनुसार एक्स और वाई दोनों में से कितने कितने मात्रा में इसका उत्पादन किया जा सके। तो कहीं समझ में आया। तो प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को जो सो प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है। मोहम्मद यूनुस, महबूबुल हक, रघुराम राजन और एडम स्मिथ। देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रघुराम राजन। ठीक है, अगला प्रश्न 5वां नंबर क्या कहता है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन। भाई अर्थशास्त्र का डेफिनेशन देते हुए एक विद्वान ने यह कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का अध्ययन। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रखें क्या कह रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय आय तो समष्टि में किया जाता है, ये होगा नहीं। एक फर्म के संतुलन, ये हो सकता है। बेरोजगारी, ये नहीं होगा। सामयिक कीमत असर का निर्धारण, ये भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों के तीनों समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, एक फर्म के संतुलन की जानकारी जो है या अध्ययन जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का मांग फलन कितना है, Q बराबर इक्वलिटी बराबर 20 - 2P, जहाँ प्राइस जो है वो 10 से कम है या फिर बराबर है, तथा बाजार में उस वस्तु के कितने उपभोक्ता हैं, 20। तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन कितना होगा, तो 20 उपभोक्ता है ना। ये Q मतलब क्या होगा, डिमांड, मांग फलन। तो अगर ये 1 का डिमांड है तो 20 का कितना होगा, तो 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वांटिटी बराबर कितना है, 20 का गुना 20 से करेंगे कितना आ गया, 400, और 2 का P से गुना करेंगे तो 20 का गुना करेंगे 2P से, तो हो गया 40P। तो देख लो 400 - 40P इसमें पुट कर रहा है बिल्कुल। अगर इसको आप 20 से गुना करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? देखिए, अर्थशास्त्र में किसी भी वस्तु में क्या पाया जाता है? उपयोगिता पाया जाता है। ठीक है, सारे जितने भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं सब में क्या है? उपयोगिता है। सबके नहीं तो किसी न किसी के लिए तो है ही, समय समय पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो उपयोगिता का तात्पर्य है क्या? सुख से नहीं, आनंद से नहीं, दुख से नहीं, किससे? आवश्यकताओं की संतुष्टि। जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, अगर हम उसका उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? उपयोगिता। और उस उपयोगिता क्या करती है? हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। ठीक है, हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है? संतुष्ट करती है। जैसे आप अगर समोसे खाते हैं तो समोसे खाने से क्या हुआ? आपका पेट में भर गया, तो वो समोसा के अंदर कौन सी उपयोगिता है कि आपका पेट जो वो तृप्त कर दे, तो उसके अंदर भी उपयोगिता पाया गया। यानी कि आपकी जो आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी? कि हमारा पेट हल्का फुल्का भर जाए। ठीक है ना, तो आपकी आवश्यकता की क्या? वो संतुष्टि कर दी। पेन आप क्यों खरीदे? उसकी क्या उपयोगिता है? ताकि आप अपने रजिस्टर में, कॉपी में उसको लिख सकें। तो उसके अंदर उपयोगिता ये है कि उसमें से आप जो कुछ लिखेंगे वो लिखा हुआ रहेगा, ये उसके अंदर उपयोगिता है। और जब आप लिख लेते हैं तो जो आपकी आवश्यकता थी लिखने की, उसमें संतुष्टि मिलेगी। किसकी वजह से? पेन की वजह से। तो पेन में क्या पाया गया? उपयोगिता। अर्थात अर्थशास्त्र में उपयोगिता का तात्पर्य है आवश्यकताओं की संतुष्टि से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 में चलो। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? औसत उपयोगिता, सीमांत, औसत लागत, कुल उपयोगिता या फिर सीमांत उपयोगिता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 10, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से, ठीक है ना, डैश उपयोगिता प्राप्त करता है। तो जाहिर सी बात है, जब संतुलन की अवस्था में होता है मनुष्य या मानव, तो एक उपभोक्ता जो है ना, वो वस्तुओं के उपभोग से वो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। कोई भी वस्तु का जब अगर वो उपभोग करता है तो वो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। तो जहाँ भी अधिकतम होगा उस पर टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी मानव हो वस्तु का अगर उपयोग करेगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि यानी उपयोगिता मिलता है। कब मिलेगा? जब वो संतुलन की अवस्था में होगा। कभी कभी मनुष्य जो है संतुलन की अवस्था में नहीं होता, यानी कि आपने पैसे खर्च किए, सामान लिए, लेकिन आप उस सामान का इस्तेमाल करके या उसको उपभोग करके आपको संतुष्टि नहीं मिला। हो सकता है कि वो जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि जो आप चाह रहे थे कि मुझसे ये वाला सामान लेने के बाद जो है मेरा एक कमी को दूर हो जाएगा, और कमी दूर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आप संतुलन की अवस्था में नहीं है। तो जब एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है तो वस्तुओं के उपभोग से उसे जो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होता है, कितना अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होता है? हमेशा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। एक बजट रेखा, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की आय खर्च होती है। देखिए, अगर एक बजट रेखा पर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, किसी बंडल की क्रय करता है, यानी वस्तुओं का क्या करता है? किसी दो वस्तुओं का क्रय करता है या किसी वस्तुओं का क्रय करता है, तो एक उपभोक्ता की आय खर्च होती है कैसा? शून्य, आधी, एक तिहाई या संपूर्ण। तो इसका सही जवाब होगा संपूर्ण। जब किसी बंडल पे कोई चीज़ खर्च करा जाता है तो एक उपभोक्ता की आय में कैसी खर्च होगी? संपूर्ण आय जो उसका खर्च हो जाएगा। किस पे? बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल पर। आगे चलते हैं अगर 12 नंबर पे। देखिए यहाँ पे, हाँ, चित्र ऊपर है, ठीक है ना, और क्वेश्चन नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो मैंने पिछले भी दोनों वीडियो में बताया था इस तरह क्वेश्चन आएगा, और मैंने ये बताया था कि यहाँ से काल्पनिक रेखा को इसे खींच के देखिए, और इस रेखा के बीच में आएगा तो मांग की लोच 1 होगा। अगर यहाँ से नीचे यहाँ पे आएगा तो मांग की लोच इकाई से कम होगा, और यहाँ से अधिक होगा, यहाँ से ऊपर होगा तो इकाई से अधिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पे बोल दिया कि मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी, ठीक है ना, मांग की लोच यहाँ पर क्या होगी? बताओ,
यहाँ जब होगा इकाई से कम, यहाँ पे होगा इकाई से अधिक। तो यहाँ पे जी है बिंदु ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मतलब होगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 13वां प्रश्न में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है। तो जब उदासीनता वक्र विश्लेषण करते हैं ना, तो उसके लिए एक मान्यताएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। कहता है उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जाता है, जैसे कि 20 यूटिल्स, 30 यूटिल्स, 40 यूटिल्स, इस तरह से इसको मापा जा सकता है। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है, बिल्कुल सही बात है, विवेकशील प्राणी होता है। सी कहता है उपभोक्ता एक अधिमान एक दृष्ट होता है, और डी कहता है उपभोक्ता एक क्रमवाचक माप संभव है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है 14 नंबर कि एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपए की, है ना, अपनी आय मतलब अपनी आय 20 रुपए को, यानी 20 रुपए क्या है, एक उपभोक्ता की आय है, और वो दो वस्तुओं कौन कौन सा, रसगुल्ला और गुलाब जामुन, कौन सा बच्चे, रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर क्या करता है, खर्च करता है। खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः कितना है, 4 रुपए है, 5 रुपए है, तथा मात्राएं क्रमशः x और y। यानी कि अगर बात करें तो रसगुल्ला कितना है भाई, रसगुल्ला को x मान लो और गुलाब जामुन को y मान लो। ठीक है, रसगुल्ला का दाम कितना है, 4 रुपए, तो 4x, गुलाब जामुन का दाम कितना है, 5 है, तो ये हो गया 5y। ठीक है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा, तो 4x प्लस 5y बराबर 20, ये होगा बजट रेखा का समीकरण। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को बजट रेखा का। बजट रेखा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये होता है m बोले तो एक उपभोक्ता का कुल आय जो खर्च करने के लिए तैयार है। यहाँ पे होता है p प्राइस, px किसी वस्तु का, इंटू x वस्तु प्लस प्राइस y वस्तु का, इंटू y वस्तु बराबर में m, ये होता है बजट रेखा का समीकरण। तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो ये वाला प्राइस हो गया, ये वाला x वस्तु हो गया, है ना, क्वांटिटी, ये हमारा प्राइस हो गया, और ये हो गया इसका क्वांटिटी y वस्तु का। दोनों का गुना करेंगे, दोनों का गुना करेंगे, इस वर्ग में टोटल खर्चा निकल कर आ जाएगा। तो ये समीकरण किसमें बना बाबू, देखो, तो यहाँ पे कह रहे होता कि आय जो है वो कितना है, 20 रुपये, और वो 20 रुपये खर्च करना चाहता है दो वस्तुओं पर, किस पर, रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर। और दोनों वस्तुओं की कीमत कितना है, एक का 4 है, दूसरे का 5 है, क्रमशः बोल रहा है, रसगुल्ला का 4 हो गया और गुलाब जामुन का 5 हो गया। मात्राएं भी क्रमशः कितना है, x और y है। ठीक है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा, तो जहाँ पे देखो ये मैच कर रहा है वहीं पे आंसर हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 20, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये तो होगा नहीं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू है, तो रसगुल्ला का दाम था 4 रुपया, तो 4 उठा दिया जो गुलाब जामुन के, ये हो गया गलत। ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये वैसे भी नहीं इक्वल टू नहीं, समीकरण में इक्वल टू होना बहुत ही जरूरी है। तो दो तो ऐसे खत्म, ये भी खत्म, अब ये दो बचा, इसमें से जो है सो रेट भी दिख रहा है ना, तो 4 रुपये रसगुल्ला का, तो रसगुल्ला का दाम यहाँ पे 4 है, क्योंकि क्रमशः यहाँ पे बोल रहा है x मात्रा इसका है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया मात्रा, ये हो गया प्राइस, ये हो गया मात्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 14 नंबर कितना हो गया, सी। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। प्रतियोगी बोल रहा है, चाय और चीनी ये प्रतियोगी नहीं है, ये पूरक है। ब्रेड और बटर ये भी प्रतियोगी नहीं है बल्कि पूरक है। प्रतियोगी का मतलब है कि ब्रेड के जगह पर बटर का इस्तेमाल, तो क्या ब्रेड के जगह पर बटर का इस्तेमाल करेंगे आप, या बटर के जगह पे ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। कार और पेट्रोल ये भी पूरक है। आपको कहीं जाना क्या पेट्रोल में चल जाओगे, नहीं ना, अरे पेट्रोल के बगैर कार नहीं जाएगा, एक दूसरे के लिए क्या है, ये पूरक है। यहाँ बोला प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग है, तो पेप्सी और कोका कोला। देखिए पेप्सी को भी ठंडा ड्रिंक है जिसको आप पी सकते हैं, और अगर पेप्सी नहीं मिला तो आप कोका कोला भी क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। ये पेप्सी और कोका कोला क्या आपका प्रतियोगी वस्तु है ना, कॉम्पिटिटिव, जो कॉम्पिटिशन करता है, प्रतियोगिता करता है। तो आपका 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा है ना, कीमत, मांग रेखा कीमत
अक्ष जो है, कीमत अक्ष वाई अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु की मांग की कीमत रोज क्या होगी। जैसे देखिए ये है एक वक्र, इधर होता है कीमत, ये तो आपको बता रखे थे, और ये होता है मांग। कह रहा है किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष, तो ये हो गया कीमत अक्ष, और कीमत किसमें है, वाई अक्ष में है, ठीक है। और कह रहा है कि कैसा हो, समानांतर हो, किसके साथ, वाई अक्ष के समानांतर। यहाँ कोई प्राइस है और कीमत रेखा जो ऐसे ही बन रहा है, तो बताओ मांग की रोज कैसा होगा इसमें। तो देखो मांग की रोज का मतलब होता है कि एक जगह से या तो इधर आता है या फिर उधर जाता है, लेकिन बिल्कुल क्या है, एक ही जगह पर, और ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, समझ में आ गया ना। तो जब भाई मांग वक्र वाई ओ या फिर ओ वाई अक्ष के समानांतर हो या कीमत अक्ष के समानांतर हो तो मांग की लोच ईडी बराबर 0 होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं, लोच जरा सा भी बिल्कुल नहीं है। तो देख लो जहां 0 होगा वहां आंसर मार दो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 17वां नंबर क्या कहता है, उत्पादन से क्या तात्पर्य है, उत्पादन से क्या तात्पर्य है। आगत का निर्गत में रूपांतरण, बिल्कुल गलत। जो इनकम होता है उसको फिर से बनाने लगा देते हैं, क्या ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं भाई। आखिरकार हम जो उत्पादन करेंगे उससे जो इनकम होगा फिर उसको निर्गत बनाने में तो लगा देते हैं ना, ये पॉइंट तो होना चाहिए। नई उपयोगिता का सृजन, बिल्कुल, जब भी उत्पादन करते हैं तो हर एक उत्पादित की गई वस्तुएं में एक उपयोगिता का सृजन होता है, यानी हम कह सकते हैं वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, उपयोगिता का निर्माण होता है, उपयोगिता का उत्पादन होता है, सृजन होता है। तो हर एक वस्तु जो भी आप बनाएंगे उसमें क्या उत्पादन हो रहा है, क्या निर्माण हो रहा है, क्या सृजन हो रहा है, उपयोगिता का सृजन हो रहा है, ये बिल्कुल सही जवाब है। साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, बिल्कुल सही जवाब है। जब तीनों सही है तो चौथा तो क्या कह रहा है, इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं, कहता परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, सीमांत उत्पाद कहा जाता है। कुल उत्पाद में जो परिवर्तन हो जाता है उस दर को क्या कहते हैं हम लोग, सीमांत उत्पाद कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्पादक कौन होता है, उत्पादक यानी वस्तुओं का उत्पादन करने वाला कौन होता है, किसे कहते हैं। तो लिखा है ऑप्शन ए, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति। साधनों की सहायता से तो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं लोग, उत्पादक कहते हैं। या फिर दूसरा भी चेक करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति। भाई अपनी आवश्यकता के लिए थोड़ी उत्पादन करता है, वो तो लोगों के पास अपनी आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ वो दूसरे की भी आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है, ये तो नहीं होगा। वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने वाला व्यक्ति, भाई उत्पादन करने वाला व्यक्ति जो है वो विक्रय करता है, क्रय नहीं करता, वो क्रय तो रॉ मटेरियल करता है, ये भी नहीं होगा। किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे, उत्पादक बोलेंगे, गलत, यानी तीनों गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा आपका, सही होगा। तो 19 का आपका होगा ऑप्शन ए। 20वां क्या कहते हैं, देखिए उत्पत्ति के साधनों की, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है। जैसे देखिए लेबर यहाँ पे 5, ठीक है ना, और अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी तो 5 लेबर से हमारा बना 24 वस्तु, और वहीं अगर 1 इकाई बढ़ाते हैं उत्पत्ति के साधन में कितना हो गया 6, तो उत्पादन हो गया 30, ध्यान रखिएगा। तो कहता है सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा, तो सीमांत का फार्मूला मैंने बता रखा था, ठीक है ना। अगर इसका निकालेंगे सीमांत तो 30 में से क्या करेंगे 24 घटा देंगे, कितना हो गया 30 - 24 बराबर 6। तो ऑप्शन में जहाँ भी 6 होगा उसको टिक मार दीजिएगा, टेंशन खत्म। तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा, ऑप्शन डी 6 इकाई होगा। 21 प्रश्न नंबर में क्या कहता है, देखिए कहता है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहते हैं, तो सीमांत आगम कहेंगे। एक अतिरिक्त इकाई का अगर आगम हो रहा है बिक्री करने से तो जो आगम मिलेगा उसे क्या कहेंगे, सीमांत आगम, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। तो जब उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं या होता है तो इसके साथ साथ जो किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है, तो कुल परिवर्तनशील लागत में क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए जब परिवर्तनशील लागत
यानी परिवर्तनशील साधनों को हम बढ़ाते हैं तो उस पर लागत पैसा देना पड़ता है ना, तो हो गया कुल परिवर्तनशील लागत। और परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग से हमने क्या किया, उत्पादन किया, तो उत्पादन की मात्रा में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो कौन से लागत में परिवर्तन हो जाएगा, तो कुल लागत में, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि 22वां का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे 23वें प्रश्न में क्या कहता है, किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। देखिए, किसी वस्तु का पूर्ति वक्र कहां से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। क्या होगा, 1 से अधिक होगा, ध्यान रखिएगा। 24वां प्रश्न क्या कहता है कि एक मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म, बाजार में 3 फर्म ऐसे हैं जो एक जैसे, तथा वस्तु की कीमत कितना है, 5 रुपए प्रति इकाई। वस्तु कीमत कितना है, 5 रुपए प्रति इकाई। पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाइयों की पूर्ति करता है। देखिए, एक फर्म है, टोटल कितने फर्म है, 3। एक फर्म जो है वो 5 रुपए वाली कीमत की जो वस्तु है उसको 50 वस्तु बनाता है। कितना बनाता है, 50 वस्तु। तो वस्तु जो है कि बाजार पूर्ति क्या होगी, तो भाई एक फर्म 50 बनाता है तो 3 फर्म 150 बनाएगा, है ना, क्योंकि आपूर्ति बोल रहा है ना, कीमत थोड़ी बोल रहा है। तो बाजार पूर्ति कितना होगा, 150। अगर एक बना रहा है 50, तो यहाँ पे 3 फर्म है, दोनों गुना कर दो, कितना इकाई हो जाएगा, 150, 150 इकाइयों का जो है वो पूर्ति करे, किसको, बाजार। और ये सिचुएशन किसमें होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, क्योंकि एक जैसी फर्म होती है साथ के साथ। 25वां प्रश्न क्या कहता है, एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये, ध्यान से देखिएगा, 5 इकाई को बेचता है कितना में, 50 रुपये, तथा उसी वस्तु की 6 इकाई को कितना बेचता है, 70 में बेच देता है। ठीक है ना, तो सीमांत आगम का मान क्या होगा, बताइए कितना उसको सीमांत आगम होगा। तो 70 यहाँ कमाया था 50, 70 माइनस 50 करो, कितना हो जाएगा, 20। इसका सही जवाब होगा 20, ऑप्शन नंबर डी। सीमांत जब भी बोलेगा भाई दोनों का डिफरेंस देखिए। ठीक है, 26वां प्रश्न कहता है, लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है कब, जब MR और MC बराबर होता है तब, या TR TC के बराबर होता है तब, या AR AC के बराबर होता है तब, या TR MC के बराबर होता है तब। देखिए, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ बिंदु। देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा जो फर्म का उत्पादन करना चाहेगा, कुछ भी, तो वो बनाएगा तो उसमें टोटल कॉस्ट होगा ना जी, टोटल कॉस्ट तो होगा। तो टोटल कॉस्ट जितना वो लगाया है कम से कम उतना आना चाहिए ना, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू जो है और टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, बराबर होता है, तब लाभ और अलाभ की प्राप्ति होती है कि भाई मुझे लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी TR और TC बराबर होता है जब, तब लाभ और अलाभ बिंदु की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न नंबर 27 कहता है, अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है। भाई अल्पकाल में क्या करता है, उत्पादक अपने उत्पादन को बंद कर देगा कब, जब कीमत न्यूनतम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक होता है तब, या फिर न्यूनतम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है तब। देखिए, जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, न्यूनतम से भी कम है तो क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे बंद कर देंगे, भाई नहीं चला सकते। कम से कम हमने इतना लगाया उतना मिलना तो चाहिए, और न्यूनतम से भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में एक उत्पादक जो है अल्पकाल में क्या कर देगा, उत्पादन को बंद कर देगा। तो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल डी, 27 का ऑप्शन डी। 28वां में आ जाओ, कहता है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। देखिए, दीर्घकाल की बात कर रहा है तो असामान्य लाभ होगा, सामान्य लाभ होगा या फिर असामान्य लाभ होगा। यहाँ पे देखिए, ऋणात्मक लाभ तो होगा नहीं, ठीक है, हानि भी होगा नहीं, क्योंकि जब पूर्ण प्रतियोगी फर्में होती है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो होती है, यानी कि सेम वस्तु बनाने वाले होते हैं,
और जब सेम वस्तु बनाएंगे तो हानि का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर अगला उसी प्रोडक्ट को अगर दूसरा फर्म बेच रहा है या बना रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको हानि कैसे हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म को जो लाभ प्राप्त होता है वो किस प्रकार का होता है। यहाँ पे अवधि पूछ रहा है अल्पकाल में या दीर्घकाल में, तो इसका क्या बोल रहा है यहाँ पे दीर्घकाल में। और दीर्घकाल में जो लाभ होता है वो कैसा होगा, सामान्य लाभ होगा। अबे अल्पकाल में भी सामान्य लाभ होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रतियोगी फर्म है, यानी वस्तुएं समरूप होगी, वो कीमत ज्यादा करके नहीं ले सकते। भाई असामान्य लाभ कब होगा, जब कीमत ज्यादा करके ले सकते हैं। और कीमत ज्यादा कब लेंगे, जब वस्तुएं विभेदीकृत हो, असामान्य हो, तब जो है उसकी कीमत को ज्यादा करके ले सकते हैं। तो दीर्घकाल में भी जो है पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामान्य लाभ होता है, असामान्य लाभ नहीं होता। तो ठीक है, तो 28 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। 29वां देखते हैं, एक वस्तु की मांग और पूर्ति होकर क्रमशः कितना है, Q बराबर 10 माइनस 2P तथा Q बराबर 5 प्लस 3P। तो साम्य कीमत क्या होगी, साम्य कीमत क्या होगी, संतुलन कीमत क्या होगी। तो इसका दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, हालांकि सिलेबस से हटकर है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 1। 30 प्रश्न नंबर 30 क्या कहते हैं, देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर, ठीक है ना, कीमत में क्या हो रहा है, कीमत बराबर 5% में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, से उसकी पूर्ति की मात्रा में कितना वृद्धि होता है, 4% की वृद्धि होता है। तो पूर्ति यानी सप्लाई, सप्लाई कह लो या क्वांटिटी कह लो, बात एक ही है, कितना 4% का वृद्धि होता है। तो पूर्ति की कीमत में कितना होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर होता है ना, डेल्टा एस और डेल्टा पी, यानी कि पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ है और कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं बल्कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति में जो परिवर्तन हुआ है, पूर्ति की जो लोच है वो कितना हो जाएगा, सप्लाई में 4% और कीमत में 5%, काट दो 0.8%, यानी कि इसका जो पूर्ति की लोच निकलेगा वो कितना होगा, 0.8। सही जवाब, ठीक है। 31 प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब किसी फर्म को लाभ होता है ना, जब किसी फर्म को लाभ होता है तो किसके द्वारा या किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बताओ। TR माइनस TC, TC माइनस TR, TR प्लस TC या TR बाय TC। ये कहने का मतलब समझिए भाई, कोई भी फर्म होगा, लाभ जब होगा ना, तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु बनाया 100 रुपये में, ठीक है, और उसको मैंने जब बेचा, उसको बेचा मैंने 150 रुपये में, बेच दिया 150, लगा कितना 100 रुपये। बताओ यहाँ पे 50 रुपये का अंतर होगा कि नहीं, तो 50 रुपये मेरा क्या आ गया, लाभ आ गया। तो लाभ क्यों आया, यहाँ पूछा ना, लाभ जो है इनमें से किसके द्वारा, तो ये क्या है हमारा TR टोटल रेवेन्यू, ये क्या है TC, तो TR माइनस TC कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ। तो इसका मतलब निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं, कहता है एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा होना आवश्यक है। तो एक फर्म जब संतुलन होता है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि MR जो है वो MC के बराबर हो, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, तब वो जो है संतुलन की अवस्था में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रश्न नंबर 33 में जाते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकता है, कब होगा, जब मांग में कमी होगी, पूर्ति में वृद्धि होगी, पूर्ति में कमी होगी, या मांग और पूर्ति में समान दर से वृद्धि होगी, तब बताइए संतुलन कीमत कब बढ़ेगा भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। देखिए यार, इसके दो कारण हो सकते हैं भाई, पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी। तो पूर्ति में कमी होगा जब सप्लाई पीछे से नहीं आएगा, ठीक है ना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग पीछे से नहीं मिलेगा, तो ऐसे में संतुलन कीमत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है 34 में श्रम से क्या तात्पर्य है। तो श्रम से तात्पर्य है, ऑप्शन ए कहता है कुशल श्रमिकों की संख्या, बिल्कुल सही जवाब। आप कुशल श्रमिकों की संख्या, गलत जवाब। श्रमिकों की संख्या, गलत जवाब।
एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा, गलत जवाब। यानी श्रम से तात्पर्य है कुशल श्रमिकों की संख्या, जो क्या है कुशल है, अकुशल नहीं। ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, अगला 35 क्या कहता है, देखिए कहता है यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MP यानी L यानी लेबर तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य क्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, ऑप्शन बी P/MP L यानी कि लेबर। 36 क्या कहता है, देखिए एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है, कब होती है, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है, कब, सीमांत आय शून्य होती है तब, गलत, सीमांत आय धनात्मक होती है तब, सीमांत आय औसत आय के बराबर होती है तब, या सीमांत आय ऋणात्मक होती है तब। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लोच एक से क्या कह रहा है, अधिक। ए और डी नहीं होगा, बताओ बी और सी में क्या होगा, बी और सी में क्या होगा सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमांत आय कैसी होगी, धनात्मक होगी ना, तब जो है मांग की लोच एक से अधिक होगा। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है कि दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा होगी, तो एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की जो उत्पादन की मात्रा होगा दीर्घकाल में वो कम होगा, अधिक होगा, शून्य होगा या बराबर होगा। तो उस दीर्घकाल में संतुलन की अवस्था में देखेंगे ना, तो एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की में उत्पादन मात्रा कैसा होगा, अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होगा, कम का तो सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, और नहीं शून्य ना बताओ क्योंकि ये एकाधिकार है और ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, दीर्घकाल में तो हमेशा अधिक होगा। 38वां प्रश्न क्या कहता है, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है। मैंने पहले बता रखा है कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं होंगी, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विभेदीकृत होगी, अपूर्ण में, और एकाधिकार में वो तो भाई जैसा वस्तु बनाएगा उसका एकाधिकार है। ठीक है, कोई सा वस्तु बना सकता है वो, क्योंकि उसमें समरूप तो होने का सवाल ही पैदा नहीं है, यानी उसमें क्या होगा, विभेदीकृत होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि विभेदीकृत कीमत, वस्तु नहीं बोल रहा है, विभेदीकृत कीमत। तो विभेदीकृत कीमत कब होगा, जब विभेदीकृत वस्तु होगा, यानी डिफरेंट, यानी कि जो असमान वस्तु होगी, जो एक दूसरे से मिलता समरूप वस्तुएं नहीं होगी, ठीक है ना, तो उसका कीमत भी क्या होगा, समरूप नहीं होगा, यानी कि विभेदीकृत होगा। तो विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता का, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें तो कीमत जो होगा वो समरूप होगा। एकाधिकार, तो विभेदीकृत वस्तु अगर रहेगा तो उसका कीमत कैसा होगा, विभेदीकृत होगा। एकाधिकृत प्रतियोगिता, एकाधिकृत को ही कहते हैं हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहते हैं इसको, अपूर्ण प्रतियोगिता। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 क्या कहता है प्रश्न नंबर 39 में कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है। दीर्घकाल में असामान्य लाभ, पूर्ण प्रतियोगिता हो ही नहीं सकता, वो मैंने बताया, शुद्ध प्रतियोगिता हो नहीं सकता, स्थानीय बाजार, एकाधिकार। एकाधिकार जिसमें किसी के पास कोई वस्तु ऐसा ना मिले, सिर्फ किसी के पास मिले, तो दीर्घकाल में तो भाई 100 रुपये वाला वस्तु जो है वो 150 में नहीं तो 200 में बेच सकता है और असामान्य लाभ कमा सकता है। वो कौन सा फर्म कमा सकता है, एकाधिकार बाजार का जो फर्म है वही ऐसा कर सकता है। 40वां प्रश्न क्या कहता है, एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है। देखो भाई कोई भी बाजार हो, क्रेताओं की संख्या सभी बाजार में, सभी फर्मों में क्या होता है, चाहे वो एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार हो, पूर्ण प्रतियोगिता हो, अपूर्ण प्रतियोगिता हो, अल्प प्रतियोगी बाजार हो, कोई भी हो, अल्पाधिकार बाजार, कोई भी अधिकार वाला हो, उसमें क्रेताओं की संख्या हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, न एक न जीरो न कम। भाई विक्रेता कह सकते हैं किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन क्रेताओं की संख्या हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। तो 40वां क्या, ऑप्शन डी। तो आज सेट 3 भी हो गया कंप्लीट, 40 का 40 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक दो बार आप रिपीट कर लीजिएगा और ध्यान लगाकर कम से कम इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका सेट नंबर 3 का क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए जिनका इकोनॉमिक्स है, ताकि वो देख करके अपनी अच्छी से तैयारी वो एग्जाम की कर सके। और हमारे चैनल को भी साथ साथ क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो बने वो आपके पास बनते जैसे अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।